नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की। सपा कांग्रेस गठबंधन में फैसला लिया गया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही उम्मीदवार उतार रही है। प्रत्याशी सपा के चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। कल देर रात अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस फैसले पर जानकारी दी, तो इस पर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि आवश्यकता सीट की नहीं, जीत की है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस उदारता दिखाते हुए ये फैसला ले रही है, लेकिन कल तक कुछ सीटों को लेकर चर्चा थी। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और ये कहकर अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया कि जीत के लिए सभी 9 सीटों पर साइकिल चुनाव चिन्ह रहेगा, हाथ का पंजा नहीं। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे थे। तय होते होते ये तय हुआ कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ तो रहेगी, लेकिन अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी। यानी सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी का होगा और सिंबल भी। अब इसे कांग्रेस पार्टी की मजबूरी कहें या फिर महाराष्ट्र में सपा को सीटें ना देने की रणनीति, ये तो खैर कांग्रेस से जाने। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एसपी से 5 सीटों की मांग कर रही थी। एसपी अधिक से अधिक 2 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस उन सीटों के अलावा भी 3 सीटें चाहती थी। आखिर तक बात नहीं बनी तो कांग्रेस में बिना लड़े समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मन बना लिया। अखिलेश यादव लिखते हैं कि सीट से ज्यादा जीत जरूरी है। वो कहते हैं कि सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव के इंडिया गठबंधन जीत का एक नया अध्याय लिखेगा। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने एसपी को अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग देकर एसपी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस फॉर्मूला से दोनों ही दल खुश हैं। जैसे हरियाणा में सपा ने कांग्रेस से सीटें मांगी, लेकिन कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। और कुछ ऐसा ही यूपी के इस बाई इलेक्शन में हुआ, जहां सपा के साथ कांग्रेस दिखाई तो दे रही है, लेकिन हिस्सेदार नहीं है। अब ये महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 12 सीटें मांग रही हैं। अब यूपी बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ने से दूरी बना करके महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सपा को सीटें देने की अपनी मजबूरी से खुद को बाहर निकाल लिया। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सहमति है। राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़े नेताओं में बात हुई है और उस हवाले से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह मिल के लड़ाएंगे। तो हमारा पहले से चलता आ रहा गठबंधन है। तमाम तरह के राज्यों में तमाम तरह की परिस्थितियाँ आईं और उस परिस्थिति को इंडिया अलायंस के नेताओं ने सूझबूझ और समझदारी से और एक दूसरे का सम्मान रखते हुए स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन झटका तो उसने भी अपने सहयोगी निषाद पार्टी को दिया। बीजेपी ने 9 में से 1 सीट आरएलडी को दी और बाकी 8 में से 7 पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसमें कटेहरी और मझवा सीट भी शामिल है, जहां डॉक्टर संजय निषाद दावा कर रहे थे। बात सीट की नहीं, बात जीत की है, तो फिर सीमाएं और बाधाएं किस बात की हैं? जो बाधाएं होंगी सबको तोड़ा जाएगा, जीतने की ओर बढ़ा जाएगा। कहा जा रहा है हरियाणा का बदला ले लिया सपा ने। अब कहने वाले तो कुछ कहेंगे न। हमने उनसे वहाँ कोई, उन्होंने हमारे साथ शिकायत हमने वहाँ की थी, तो जब वहाँ की कोई शिकायत नहीं है तो यहाँ का बदला किस बात का? कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों अलायंसेज ने जो फैसला करना था वो कर लिया है। अब देखना ये खास होगा कि कांग्रेस और निषाद पार्टी जैसे दल
खुले मन से अपने गठबंधन का समर्थन करते नजर आते हैं या फिर शांत रहकर अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पंकज झा से इस बारे में और बात करने की और समझने की कि जो ये पासे चले गए हैं इसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। और ये भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जो सीटों की घोषणा हुई है। फ़िलहाल आप सब जानते हैं बीजेपी की तरफ से भी उन्होंने उपचुनावों को लेकर सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो फैसला लिया गया है कि समाजवादी पार्टी ही उम्मीदवार उतारेगी, चुनाव चिन्ह भी समाजवादी पार्टी का होगा, इसका जो यूपी की राजनीति है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये जो फैसला इसके पीछे क्या क्या कारण गए होंगे, यही हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। हमारे साथ फिलहाल अहम जानकार हमारे साथ सुनीता एरन जुड़ गई हैं, कंसल्टिंग एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। धन्यवाद सुनीता जी जुड़ने के लिए। तो जब अखिलेश यादव ने कल रात एक्स पर पोस्ट किया और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई तब जीत की आवश्यकता है, सीट की आवश्यकता नहीं है, आपका आंकलन क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है या कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी नेताओं के बीच में तो एक समझौता हो गया। देखने की बात है कि फील्ड में भी होता है कि नहीं। जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काडर एंड सब नेता हमारे साथ हैं, वो अब फील्ड में काम करेंगे नहीं करेंगे ये देखा जाएगा, आगे देखने को मिलेगा। पर ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए ये फेस सेविंग भी है, क्योंकि इन सीट्स पे वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी। 4 सीटें 9 में से सपा ने जीती थी और 1 आरएलडी ने, 3 बीजेपी ने और 1 निषाद पार्टी ने। अगर हम बात करें जो वो सीट फूलपुर की बात कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि फूलपुर से लड़े, तो फूलपुर में समाजवादी पार्टी सेकंड थी, रनर अप थी। तो वहां पे तो डेफिनेटली उसी कैंडिडेट को दोबारा से, एंड ही हैड पोल्ड अबाउट 40% वोट अगेंस्ट द विनिंग कैंडिडेट। तो फूलपुर की बात चली गई। खैर और गाजियाबाद सदर की जो 2 सीटें बाद में बची थी, उसमें कांग्रेस को कपल ऑफ आप कह सकते 1000 वोट्स या 10 कपल ऑफ 1000 वोट्स ही मिले थे। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन कांग्रेस ने लिया है कि अगर हम मजबूत नहीं हैं तो हार जैसे हरियाणा में हुआ आज तक वो उसका एक दे रहे हैं। तो एक जो टेम्पो बना था जीतने का, वो यहाँ पे बाईपोल हारने के बाद तो मतलब नेचुरली उसको सेटबैक लगता। तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, बट फील्ड में भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो देखना पड़ेगा कि इंडिया लड़ता है कि समाजवादी पार्टी लड़ती है। बिल्कुल, आपने कहा कि नेताओं ने भले ही इस पर डिसीजन ले लिया हो, क्योंकि ये जानकारी सामने आई थी कल किस तरह से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को फ़ोन किया था और उसके बाद तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन अगर इस पर हम कांग्रेस की राजनीति की बात करें, उस पर क्या दूरगामी कोई असर पड़ेगा या ये सिर्फ उपचुनावों तक सीमित रहेगा? मैसेजिंग जी जी। हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज को ये लगा है कि अभी अलायंस को बनाए रखने में ही उन दोनों का एडवांटेज है। अभी वो तोड़ना नहीं चाहते एक बाईपोल को लेके। बाईपोल अभी इलेक्शंस बहुत दूर है 27 में, तब तक क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे। आई थिंक राजनीति आज की तारीख में आज की हो रही है, ना कि आगे क्या होगा। तो एंड महाराष्ट्र में मेरा जहां तक ख्याल है समाजवादी पार्टी की थोड़ी पकड़ है वहां पे कुछ सीटों पे, तो कांग्रेस को एक उससे फायदा ही मिलेगा अगर समाजवादी पार्टी जाती है। दूसरा, कांग्रेस के नेता ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे इस समय। महाराष्ट्र जो उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, और उसके अलावा केरला में वायनाड से भी प्रियंका लड़ रही हैं, झारखंड भी इम्पोर्टेंट है। तो यूपी का बाईपोल बीजेपी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑपोजिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनके पीडीए का टेस्ट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का लेके जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी लोकसभा का, उसका टेस्ट है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट उनके रिश्ते के लिए, अलायंस के रिश्ते के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ही उसका कोई असर होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो जो ये फैसला लिया गया है इंडिया गठबंधन के लिए ठीक है और जीत की आवश्यकता है, जिस तरह से दोनों पक्ष कह रहे हैं।
सीटों की आवश्यकता नहीं है, ये कहना है कांग्रेस और सपा का। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में आज रांची, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख पार्टियों के 8 प्रत्याशी और 18 निर्दलीय समेत 20 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों के नामांकन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने की होड़ रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल आज किया है। साथ ही दूसरी तरफ मीरा मुंडा बीजेपी की तरफ से हैं। पोटका विधानसभा से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। और देश की बात में बात अब जम्मू कश्मीर की। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वे राज्य के दर्जे की वापसी का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं। कल शाम को ही उमर अब्दुल्ला की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार को केंद्र के पूरे समर्थन का भरोसा दिया था। आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और राजनाथ सिंह जैसे मंत्रियों से मिले। उमर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने का प्रस्ताव पास किया गया था। तो आइए सीधे चलेंगे अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास और कोशिश करते हैं उनके पास जाने की, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का संवैधानिक ढांचा भी पूरी तरह से बदल गया है। अब वहाँ सरकार से ज़्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की हो गई है। ऐसे में जो ये मुलाकातें हुई हैं उनका क्या असर होगा, ये देखना होगा कि क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं। और आज हम देख सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। कल गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा आज शायद शाम को प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। जिस तरह से पहली प्राथमिकता यहाँ राज्य की। नीता शर्मा हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ी हैं। नीता, जो आज उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री से मिले और कहा जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो प्रस्ताव उनके कैबिनेट में तो पास हुआ है, प्रधानमंत्री को भी क्या ज्ञापन सौंपेंगे, क्या खबर? निधि, ये जो बात है कि ये उन्होंने कैबिनेट में अपना ये फुल स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया और एसजी ने भी उसे रेटिफाई किया, ये बात सही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं वो एक कर्टसी कॉल है। आज जिस तरह से बयान भी आ रहे हैं, नासिर बानी जो उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसे ओवर रीड नहीं करना चाहिए। उधर संजय कौल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ में स्टेट हेड हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी ये कहना है कि जब तक गांदरबल जैसे अटैक खत्म नहीं होंगे तो इतनी आसानी से स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, उसी के तहत जो है अब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ दिल्ली आए हैं। ये कर्टसी कॉल है। आज सुबह वो कल रात को केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिले थे, फिर नितिन गडकरी साहब से भी मिले थे और आज शाम को अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। तो सबको मालूम है कि ये जो रेजोल्यूशन है वो असेंबली ने पास कर दिया है और उन्हें एलजी ने भी रेटिफाई किया। ये प्रोसेस है जो ऑलरेडी इनिशिएट किया जा चुका है, लेकिन अगर हम उम्मीद लगाएं कि इतनी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये कहना अभी गलत होगा। बिल्कुल, आप ये कह रही हैं कि ये कर्टसी कॉल है और इस प्रस्ताव में इतनी जल्दी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुलाकातें करेंगे वो, लेकिन जब वो वापस जाएंगे जनता को बोलेंगे, उनसे उम्मीदें होंगी कि क्या लेकर आए दिल्ली से, उस लिहाज से कैसे देख रही? क्योंकि अब तो समीकरण भी बदल गए हैं, उपराज्यपाल बहुत वहाँ पे शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, उपराज्यपाल कितने शक्तिशाली हैं ये भी पता चलता है कि आज यूएचक्यू की मीटिंग जो है उन्होंने की। जब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली में थे, यूएचक्यू की मीटिंग सीनियर ऑफिसर्स जितने भी सिक्योरिटी का जो एक पैराफर्नेलिया जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करता है वो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह के वहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, उसके तहत एसजी ने आज एक जो मीटिंग है अभी 1-1.5 घंटा पहले ही वो मीटिंग खत्म हुई है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोगों तक ये बात बार बार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब भी आज गुरेज में थे, उन्होंने वहां पर लोगों को बोला कि लोगों की जो मुसीबतें हैं वो खत्म करने की कोशिश पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि जो इमीडिएट मुद्दे हैं निधि, पहला मुद्दा जो अभी एकदम इमीडिएट आएगा वो है पावर बिल्स का, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है
और वहां पर जो बिजली की कई जगह बहुत किल्लत होती है, कश्मीर घाटी में भी और जम्मू घाटी में। दरबार मूव को लेकर जम्मू वाले जो है अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर चुके हैं, कई मेमोरेंडम वो एलजी को भी दे चुके हैं, सेंटर को भी दे चुके हैं। ओमर अब्दुल्ला ने अपनी उसमें मैनिफेस्टो में बोला था कि दरबार मूव को शिफ्ट किया जाएगा और दरबार मूव का यही समय है जब शिफ्ट होना है। जो प्राचीन काल से जो एक चली आई थी एक परंपरा, उसके मुताबिक जो लास्ट वर्किंग फ्राइडे होता था अक्टूबर का, तब दरबार कश्मीर घाटी में होता था, फर्स्ट फ्राइडे को वो वहां से ऑपरेट करता था जम्मू घाटी से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये वाला जो बात है ये होती है कि नहीं होती, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है, जम्मू के लोगों का कहना है दरबार मूव के कारण उन्हें बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीर है उमर अब्दुल्ला की रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए, और शाम को प्रधानमंत्री से मुलाकात बताया जा रहा है हो सकती है। शिष्टाचार की ये भेंट बताई जा रही है। तो इसी के साथ फिलहाल हम देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात अब छत्तीसगढ़ की। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी बीमार हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है। पेस्टिसाइड के उपयोग से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। ये खुलासा रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में हुआ है। एक स्पेशल रिपोर्ट। वेगेंद्र सोनवर पहले 25 एचपी के ट्रैक्टर से खेत जोतते थे, अब 55 से 60 एचपी के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। खेत की मिट्टी ठोस हो गई है, ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाना मजबूरी है। 1970 के दशक में जो किसान खेती करते थे वो ना तो पेस्टिसाइड यूज़ करते थे ना उर्वरक खाद का उपयोग करते थे, परंतु धीरे धीरे हम लोगों ने अपने जो मित्र सहायक कीड़े हैं उनको मारते गए, उनका खात्मा करते गए। मिट्टी ऑटोमेटिक जो है हार्ड होते जा रही है, और ये हार्ड होने की वजह से किसानों को लागत जो है अनवरत बढ़ते जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम 25 एचपी के ट्रैक्टर से खेती करते थे या हल से खेती करते थे, परंतु आज की स्थिति में कोई भी किसान ना हल से खेती कर सकता ना 25 एचपी के ट्रैक्टर से। ये उसका ड्रॉबैक है, और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वाटर रिचार्ज भी इसी की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। वेगेंद्र अकेले नहीं है, ये दिक्कत छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की है, क्योंकि राज्य की मिट्टी में कार्बनिक और सूक्ष्म पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं। नाइट्रोजन तो 80% तक कम हो गया है। मृदा नमूनों की जांच करी तो मृदा में हम लोगों ने मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व इसकी जांच करी गई। मुख्य पोषक तत्व हमारे 3 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और बोरॉन। और एक द्वितीयक पोषक तत्व रहता है सल्फर। तो जो मृदा नमूनों की जांच की गई उसमें यह पाया गया कि करीब 75 से 80% सैंपल उनमें नाइट्रोजन की कमी है। मुख्य जो मुख्य पोषक तत्व है पौधों की बढ़वार के लिए जो सबसे जरूरी है, मतलब पौधे जो बढ़ते हैं उनके पौधों का हरापन आता है, जिससे मेन जो 80% कम है। 75 से 80% सैंपल में नाइट्रोजन की कमी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कमी हमको मिल रही है देखने में, वो आ रही है सल्फर की। सल्फर करीब 35 से 40% मृदा नमूनों में कम पाया गया, जो द्वितीयक पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, वो भी करीब 40% सैंपलों में कम है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 5000 से ज्यादा सैंपल जांचे हैं, जिसके मुताबिक मिट्टी में नाइट्रोजन 77% तक घट गया है, फास्फोरस 25% तक कम हो गया है,
कार्बनिक पदार्थों में 50% तक की कमी आई है। सल्फर 35 से 40% तक कम हो गया है। जिंक की मात्रा भी 50% तक घट गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों का उपयोग नहीं होने से दिक्कत बढ़ी है। बहुत ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल से भी पोषण घटा है। फसल कटाई के बाद पराली जलाने से सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी दूषित हो रही है। साथ साथ ये जरूर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो कार्बनिक खादों का उपयोग जरूर करें, जैसे गोबर की खाद हुई या हरी खाद की फसल हो गई या इवन आप वर्मी कंपोस्ट का। इनका अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ आप उपयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरक से जो पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को, उनकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है और साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि काली मिट्टी, लेटराइट, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, कन्हार, मटासी, डोरसा, भट्टा और कछार। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में लगभग 41 लाख किसानों के पास मृदा हेल्थ कार्ड है, फिर भी मिट्टी में पोषण की कमी इस मामले में सरकारी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए रासायनिक खाद के उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन रासायनिक खाद से मिट्टी और बीमार हो जाती है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा कि कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग हो ताकि मिट्टी को बीमारी से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बात अब दिल्ली के प्रदूषण की। हवा के साथ दूषित पानी भी चिंता का कारण यहाँ बना हुआ है। दिवाली के नज़दीक आते ही इस मुद्दे पर सियासी तलवारें भी खिंच जाती हैं, बयानबाजियाँ होती हैं, लेकिन यमुना के मुंह से झाग निकलता रहता है और इसे साफ करने का हल कोई नहीं निकालता। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पर सब खोखले ही साबित होते हैं। एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। देखिए हमारे सहयोगी शुभांग सिंह की रिपोर्ट। यमुना में प्रदूषण बढ़ा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वहां से छोड़ा जा रहा इंडस्ट्रियल कचरा दिल्ली में यमुना को प्रदूषित कर रहा है। आज दिल्ली के पानी में यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आज आईटीओ की छठ पूजा घाट पर बुलाया था। अरविंद केजरीवाल को अपने साथ यमुना में डुबकी लगाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन आखिर में अकेले ही डुबकी लगाई और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए। मैं तो उन्हीं को उनके वादे याद दिला रहा था कि आपने कहा था कि अगले चुनाव से पहले मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब चुनाव तो 2 महीने में चुनाव है, आते और यमुना में डुबकी लगाते। प्रदूषित यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। 2 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव में प्रदूषित यमुना अहम मुद्दा बनती है या नहीं। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। दिल्ली में पिछले दिनों बस मार्शल का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। आम आदमी पार्टी ने एलजी को इस मसले पर घेरते हुए धरना भी दिया था। अब दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी है कि आज की प्रदूषण से लड़ने के लिए 4 महीनों के लिए बस मार्शल्स को नौकरी दी जाएगी। आप सब लोगों को अब दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों में नौकरी दी जाएगी। 4 महीने का रोजगार आपका पक्का होगा और हमारी लड़ाई आपको बस मार्शल के तौर पे बहाल करने की भी जारी रहेगी। और अरविंद जी का वादा है कि आप लोगों को वापस आपकी नौकरी दिलवाएंगे और जिस तरीके से षड्यंत्र करके आपको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हटाया है, उस षड्यंत्र को खत्म करके आपके घर में दोबारा से खुशियां लौटाएंगे।
बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे में इन 9 सीटों में हम एक एक करके हर सीट का समीकरण आपको बताएंगे और आज इसकी शुरुआत करते हैं प्रयागराज की फूलपुर सीट से। फूलपुर नाम की एक लोकसभा सीट भी है और एक विधानसभा सीट भी। फूलपुर का नाम आते ही यूँ तो गांधी नेहरू परिवार का नाम जहन में आता ही है, लेकिन इस बार प्रयागराज ज़िले की इस फूलपुर में चुनाव हो रहा है, वो फूलपुर विधानसभा सीट है। फूलपुर सीट का क्या माहौल है, क्या समीकरण है, ये सब समझने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बीते 2 चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से मात्र 2700 वोटों के अंतरों से हारी। ऐसे में इस बार उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला के दम पर समाजवादी पार्टी जीत की उम्मीद लगा रही है, लेकिन ऐन वक्त अपना प्रत्याशी बदलकर बसपा ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश की है। बीजेपी ने फूलपुर से दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। बीएसपी ने पहले शिवबरन पासी को टिकट दिया, लेकिन नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी बदलकर जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए वो ऐतिहासिक काम हुआ, इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिख रही है। पहली बार 70 साल में कोई फूलपुर ब्लॉक का वहाँ का कोई जो है रहने वाला आदमी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए फूलपुर की जनता इससे बहुत खुश है। कम से कम एक बार हम लोग अपने आदमी को जिता के भेजें, इसलिए जनता बहुत खुश है और जनता पूरी तौर से लगी हुई है। हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हर सेक्टर में हर बूथ पे हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है और हम पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से फूलपुर सीट खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल सिर्फ 2700 वोटों से सपा के मुस्तफा सिद्दीकी को हरा पाए थे। 2024 में प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यहाँ कुल वोटर्स 4,07,366 हैं। इनमें 2,23,570 पुरुष और 1,83,748 महिलाएं शामिल हैं। अनुसूचित जाति के करीब 75,000 वोटर्स हैं। वहीं यादव 70,000, पटेल 60,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 और अन्य 50,000 वोटर्स शामिल हैं। फूलपुर में निर्णायक वोटर यादव, पटेल, ब्राह्मण और मुस्लिम को माना जाता है। फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद का कारण बताई गई। समाजवादी पार्टी ने पहले ही मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस बार बार सपा से फूलपुर सीट की मांग कर रही थी। इस बीच मुस्तफा सिद्दीकी ने जाकर नामांकन किया और उसके बाद कांग्रेस अपना प्रत्याशी ना उतारने पर राजी हो गई। बात करें चुनावी मुद्दों की तो इफ्को के प्लांट के अलावा फूलपुर में रोजगार का कोई बड़ा माध्यम नहीं है, इसलिए लोग नौकरी रोजगार के अलावा सड़क, बिजली, पानी जैसे मामलों को चुनावी मुद्दा मानते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट इस बार राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। बीजेपी, सपा और बसपा सबने अपने अपने तरीके से जनता को आकर्षित करने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन जनता किस पर यकीन करेगी ये तो खैर नतीजों के दिन ही पता चलेगा। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हम महाराष्ट्र। एनसीपी के शरद पवार गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 45 नाम शामिल हैं। बारामती से योगेंद्र पवार और इस्लामपुर से जयंत पाटिल को टिकट दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी राम शिंदे के पास। महत्वपूर्ण नाम इसमें हैं। राम शिंदे, कैसे देख रहे हैं जो ये पहली लिस्ट आई है?
बिल्कुल बारामती की जो हॉट सीट है और टफ सीट अभी बन गई है, जो कि अजीत पवार वहां से चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ उनके भांजे चुनाव लड़ने वाले हैं युगेंद्र पवार। ये अब चुनाव में उतरने वाले हैं कि जो पहली बार पवार खानदान का और सबसे कम उम्र के युगेंद्र पवार है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसलिए ये महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बन गई है और इसी के ऊपर ध्यान रहेगा, क्योंकि अब अजित पवार और युगेंद्र पवार दोनों में से बारामती के जो वोटर है वो किसकी तरफ झुकते हैं, किसकी तरफ वोट बैंक ये करते हैं, वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा इस लिस्ट में और नए चेहरे दिए गए हैं, जैसे कि प्रशांत जगताप है, महबूब शेख है, रोहित पाटिल है। रोहित पाटिल आपको पता होगा कि जो पूर्व गृह मंत्री थे आर पाटिल, उनके बेटे हैं जो कि बहुत ही यंग है, रानी लंके। इनको ये टिकट जो है वो दिया है कि जो यूथ है, फ्रेश है और नए चेहरे हैं, उनके ऊपर दारोमदार जो है इस बार शरद पवार ने दिखाया है। उसके अलावा एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से, जो कि एकनाथ खड़से बहुत सालों से बीजेपी में थे और बाद में शरद पवार की पार्टी में गए हैं, तो रोहिणी खड़से को भी ये टिकट यहाँ से दिया गया है मुक्ताईनगर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामचंद्र इस जानकारी के लिए। तो शरद पवार गुट ने बारामती में युगेंद्र पवार को उतारा है अजीत पवार के सामने। तो पवार परिवार के सामने ये एक महत्वपूर्ण सीट है और इस पर सबकी नज़र रहेगी इन चुनावों में। इसी खबर के साथ एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।